देखिए, सिर्फ 5 बुकें हैं जो यूपी पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको चाहिए। इससे ज़्यादा कोई किताब नहीं पढ़नी, सभी नहीं पढ़ते हैं। मैंने भी नहीं पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके आया हूँ मैं 24 के प्रीलिम्स में, और जो हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने हमें एडवाइस दी है, सब यही किताबें पढ़ते हैं। और बस ये 5 किताबें पढ़ लो और आपका काम हो जाएगा। अब हम उन 5 किताबों को डिस्कस करेंगे कि हमें कौन-कौन सी पढ़नी है। लेकिन उनसे पहले मैं आपके लोगों के अंदर का एक डाउट हटाना चाहता हूँ। आप में से काफ़ी लोगों को घटना चक्र के प्रति एक अथाह श्रद्धा है, होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी किताब है। किताब कहना गलत होगा, ये पीवाईक्यू का संकलन है। पूर्वालोकन इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है। पूर्व यानी कि पीछे का, अवलोकन अवलोकन मतलब देखना, जो पीछे हो चुका है, पीवाईक्यूज, राइट। इसको पढ़ना कब है? अब हमारे यूपी पीसीएस कम्युनिटी में ना एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप की, कि जिसने जो बोल दिया बस उसको करना है, पता नहीं सही बोला है नहीं बोला है। देखिए, पूर्वालोकन अगर आपको करनी है तो आपको तीसरे स्टेज पे करनी होती है तैयारी के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज, जब आपने तैयारी शुरू की है उस स्टेज पे आप पूर्वालोकन को छूइएगा मत, उसमें आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है। एनसीईआरटी पढ़ो, उसके टेस्ट दो, सोल्व कर लो। तीसरे दूसरे स्टेज पे आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होती है। लक्ष्मीकांत पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, जो भी पढ़ना है उसे पढ़ने के बाद काम खत्म। जब ये सब कुछ काम हो गया है आपका पूरा, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसके बाद जाके आप पूर्वालोकन पढ़ो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। नाउ, आप में से अधिकतर लोग इस चीज को लेके फंसे हुए हैं कि घटना चक्र हम पढ़ तो लेंगे, पर हम घटना चक्र को पढ़ने के बाद हमारा प्री भी निकल जाएगा, तो हम तो घटना चक्र पढ़ना चाहिए, अच्छी बुक है। प्लीज इस माइंडसेट से बाहर आ जाओ कि आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, आप रेलवे का एग्जाम नहीं दे रहे, आप वनडे एग्जाम नहीं दे रहे हो। तो तो क्या करूं मैं? आप लक्ष्मीकांत पढ़ने के पहले अगर पूर्वालोकन साथ साथ पढ़ते रहोगे तो आपको प्री तो निकल जाएगा, मेंस में क्या करोगे फिर? वो तो आपने सोचा ही नहीं ना। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? एनसीईआरटी की किताबों से, स्टैंडर्ड बुक से। जब वो आपसे सवाल पूछेगा ना कि बताओ कोई चीज काम कैसे करती है, और उसका मुझे एग्जांपल दो मेंस में, तब आपको पूर्वालोकन काम नहीं आने वाली। पूर्वालोकन आपको पीवाईक्यूज में हिंट देती है, और पीवाईक्यूज भी कौन से हैं? 1990 से हैं। 2024 का पीवाईक्यू का पैटर्न हमने डिकोड किया था लास्ट वीडियो में। 2023 के बाद कितना पैटर्न बदला है आप देख रहे हो ना। तो उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वनडे एग्जाम दे रहा हूँ, बस मुझे प्री पास करना है, जैसे ही मैंने प्री पास किया बस मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसा तो नहीं होता। आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से ही आएगी। पूर्वालोकन का काम आपके एग्जाम के तब होता शुरू जब 100 डेज बचे हुए हो, या फिर आपने सारा का सारा कुछ पढ़ लिया है, स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई है, आपने सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी ले ली है, अब आपको पीवाईक्यू सोल्व करने हैं प्री के लिए, ये तब शुरू होता है काम। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैं बुक्स पे आता हूँ, 5 बुक कौन कौन सी हैं। देखिए, पहले तो 6 to 10th एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। हर सब्जेक्ट की पढ़नी है नहीं, इकोनॉमिक्स की नहीं पढ़नी है। क्यों इकोनॉमिक्स की क्यों नहीं पढ़नी वो मैं आगे बताऊंगा आपको। पर इकोनॉमिक्स को छोड़ के आपको पॉलिटी की पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी की पढ़नी है, आपको हिस्ट्री की पढ़नी है, आपको साइंस की भी पढ़नी है। जो ज्योग्राफी है उसी में एनवायरनमेंट कवर होता है हमारा, राइट। तो ये सब एनसीईआरटीज आपको इनकी पढ़नी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम जो हमारा चैनल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हम वीडियो लेक्चर्स डाल रहे हैं इसके, वो यूट्यूब पे नहीं डाल रहे, वो हम टेलीग्राम पे डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पहले थंबनेल बनाओ, फिर 70 चीज़ें किसी की करो, है ना, वो सब चीज़ें करना पड़ता है, तो उसमें टाइम काफ़ी लगता है। इससे अच्छा है कि हम जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डायरेक्ट टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी हमने फर्स्ट वीडियो जो डाली है उसमें इंट्रोडक्शन डाला है कि पढ़ना जरूरी क्यों है। आपने 6 टू लेके 10th तक की पढ़ ली। अच्छा, मैंने 6 टू 10th ही क्यों बताया है, मैंने 11th और 12th को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जो भी सब्जेक्ट की 11th 12th की एनसीईआरटी है वो फिर कॉन्सेप्ट बनाने के लिए नहीं है, वो आपकी एनसीईआरटी हो जाती है आपका स्टैंडर्ड बुक की तरह, वो आपकी एक स्टैंडर्ड बुक का काम करेगी। तो अगर आप 6 टू 10th ले रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, 11th और 12th पे जा रहे हो तो आपकी कॉन्सेप्चुअल बुक स्टैंडर्ड बुक बन गई है वो। नाउ हिस्ट्री की हम सबसे पहले बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री की हमें पढ़नी है स्पेक्ट्रम। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हर जगह पीडीएफ के रूप में, जाओ जाके डाउनलोड कर लो। अगर नहीं है तो आप जाके खरीद भी सकते हो इसको, वो आपकी इच्छा है टोटली। अधिकतर चीजें जो मैंने इसे बताई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल है हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, राइट। अच्छा, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए होगी। अब क्या करना है? अब आप एंशियंट के लिए पढ़ सकते हो रामचरण शर्मा की, और सतीश चंद्र की पढ़ सकते हो। किसके लिए? मिडिएवल के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको किताब बताई है, अब इसका मतलब ये नहीं है आप जाओ मार्केट से स्पेक्ट्रम खरीदो और पढ़ना शुरू कर दो। चैप्टर 1 से नहीं पढ़ना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी जरूरी है पहले, क्योंकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, पहले तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी हिस्ट्री की, राइट। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपने दूसरा काम क्या किया?
आपने एनालिसिस किया कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, किस टॉपिक को मुझे पहले पढ़ना है। जैसे कि हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, राइट। अभी तो हमने एनालिसिस अब वीडियो अपलोड नहीं की है, पर एनालिसिस की करने की ज़रूरत आपको होगी भी नहीं। हम जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबका टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। हमने आरओ का भी किया था, इसी तरह हम पीसीएस का करेंगे। पीसीएस का हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए हम हर एक टॉपिक को डीपली भी जाके एनालिसिस कर सकते हैं उसका, राइट। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको कौन एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। उसके बाद आप एनालिसिस करने के बाद ये देख लोगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब आपने ये देख लिया, उसके बाद आपको स्पेक्ट्रम में वही टॉपिक पढ़ने हैं बस, इधर उधर नहीं भागना है कि पूरी बुक के पीछे मत भागिएगा, राइट। ये मिस्टेक होती है, इसीलिए स्पेक्ट्रम इतनी बड़ी है, लगभग 50 चैप्टर के आसपास इसमें चैप्टर है, वो कवर ही नहीं होते। और वो चैप्टर कवर होंगे नहीं तो फिर क्या होगा, अंत में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब हिस्ट्री की मैंने आपको बताई, अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की मैंने आपको कहा था 11th और 12th की एनसीईआरटी एक कॉन्सेप्चुअल बुक का काम करती है। ज्योग्राफी के लिए ये बात बिल्कुल सच है। 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो और आपका काम हो जाएगा 50%। तो बाकी के 50% के लिए क्या करना है? जो बाकी का 50% का काम है, उसके लिए आपको खुद के नोट्स बनाने होंगे। अगर आप खुद के नोट्स नहीं बनाना चाहते और आप चाहते हो कि मैं कोई और आपको नोट्स दे दे या फिर आप कहीं और से हेल्प ले लो, तो देखिए आप कर तो लोगे, हेल्प ले तो लोगे किसी के, नोट्स बहुत अवेलेबल है, लेकिन वो आपके किसी काम के नहीं होंगे। नोट्स हमेशा पर्सन उस स्पेसिफिक होते हैं। एक एस्पिरेंट जो नोट्स बनाता है ना, वो उसकी खुद की स्पेसिफिक होते हैं। मैं खुद के लिए नोट्स बना रहा हूँ, राइट। तो वही मुझे ही समझ में आएंगे, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। और दूसरी चीज, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, अगर आपका 100 पेज का पीडीएफ आपको पढ़ना है और आपको लग रहा है नहीं यार 100 पेज का पीडीएफ कोई मुझे 10 पेज में बना के दे दे, अगर आप वो नहीं कर सकते, देन प्लीज क्विट यूपीपीसीएस जर्नी। ट्राई टू ज्वाइन एनी एनटीपीसी, रेलवे, पुलिस फोर्स, कहीं भी चले जाओ, ये छोड़ दो। क्योंकि हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो आप निखरोगे नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाओगे। और मैं बहुत ज़्यादा कड़वे शब्द भी यहाँ पे बोलूँगा, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको प्लेज़ करूँ, मैं आपको अच्छी-अच्छी बातें बताऊँ, जो है भी नहीं एग्ज़िस्ट। सब सिंपल सी बात है, अगर आप खुद मेहनत नहीं करना चाहते ना, आप चाहते हो कि मैं ऐसे कोई नोट्स ढूँढ लूँ किसी के कि मुझे नोट्स मिल जाएँ, मैं चाह के किसी के कुछ भी ऐसा कर लूँ जो मेरा काम कम हो जाए, मुझे कम मेहनत करनी पड़े और मैं ज़्यादा पढ़ लूँ। पढ़ना नहीं है, समझो बस बात को। जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना, ये इम्पोर्टेंट तब है जब वो हार्ड वर्क से निकल के आ रही हो। क्योंकि पढ़ना हर कोई पढ़ रहा है यार, 95% लोग घटना चक्र पढ़ते हैं। पीसीएस देने वाले नहीं होता सिलेक्शन 95% लोगों का, बल्कि 97% तो फेल होते हैं पीसीएस प्री में, वही है जब घटना चक्र पढ़ के गए हैं। और अगर आपने पढ़ लिया ना किसी के नोट्स इधर उधर के ले देके, आपने नोट्स पढ़ लिया, आपको लगेगा मैं क्वेश्चन लगा लूं, क्वेश्चन भी आपके लग गए, मेमोरी पावर नहीं बनेगी आपकी। और मेमोरी पावर आपकी बनी नहीं है, फिर एग्जाम में क्या करोगे, कुछ भी रिप्रोड्यूस करने के लिए आपके पास होगा नहीं। तो टाइम दो, शांति से काम करो, जल्दबाजी भगदड़ भगदड़ के पीछे मत भागो कि अरे यार बस जल्दी जल्दी कर लूं और टाइम बच जाएगा मेरा बहुत। क्या करोगे उस टाइम का बचा के? ईमानदारी से अगर 1 मंथ दे रहे हो तो शांति से बैठ के दो। ये मत सोचो यार कि मेरे पापा की जॉब चली जाएगी, मेरे पापा छोटी नौकरी पे हैं, बहन की शादी करनी है, मुझे अपनी शादी करनी है, जिससे मुझे शादी करनी है वो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी, ये मत सोचो। कुछ भी काम कर रहे हो रिलीजियसली उसको दो। एनसीईआरटी पढ़ने बैठे हो, शांत रहो, शांति से एनसीईआरटी पढ़ो, हर एक कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ो। अपने आप को दौड़ में मत लगाओ कि अच्छा भाई फलाना व्यक्ति है, हम 2 लोग हैं, हमने तैयारी शुरू की है, एक की तो एनसीईआरटी भी कवर होगी, मेरी एनसीईआरटी अब तक कवर नहीं हुई है, ये तो स्टैंडर्ड बुक पे अभी आ गया है और मैं अब तक एनसीईआरटी पे ही हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ एनसीईआरटी छोड़ के स्टैंडर्ड बुक पढ़ने लगता हूँ। क्यों कर रहे हो किसी से तुम ये तैयारी? पहली बात तो किसी को कुछ जताने के लिए नहीं कर रहे हो, और दूसरी बात ये दुनिया इस लायक है भी नहीं कि आप इसको इंप्रेस करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दें। जस्ट ट्राई टू बी ट्रूथफुल विद योर सेल्फ। मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, मैंने एनसीईआरटी की जो किताब पढ़ी है, मुझे समझ में आई है, नहीं आई तो मैं दोबारा पढ़ूंगा। खुद से ट्रूथफुल रहो। जो लोग तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे समझो, जो समझ में नहीं आ रहा है वो पूछो, सर्च करो, गूगल है ना, इंटरनेट आज के टाइम में तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। पर टेक योर टाइम, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। कोई तुम्हें कुछ बताएगा, कोई तुम्हें कुछ बताएगा, बस सिंपल सी बात है, अगर आपको पीसीएस निकालना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, राइट। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। 50% सिलेबस तो एनसीईआरटी से कवर कर लिया आपने, एनसीईआरटी से 50% सिलेबस आपका कवर हो गया, और बाकी के 50% का क्या? उस 50% को कवर करने के लिए आपको रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, और ये पढ़नी पड़ेंगी भाई। नहीं पढ़ोगे, सोचोगे मैं किसी से नोट्स ले लूं, मैं किसी के नोट्स खुद से बना लूं, खुद बनाओ अपने नोट्स, मत लो किसी से नोट्स भी। हाँ देखने के लिए ले सकते हो कि वो नोट्स कैसे बना रहा है,
पर ये मत करो कि भाई तू ही नोट्स दे दे, मैं तेरे ही नोट्स पढ़ लूंगा। आपको रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी, आपको खुद के नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। नहीं बनाओगे, मेहनत नहीं करना चाहते तो छोड़ दो, ये वनडे एग्जाम नहीं है। इस चीज से बाहर आ जाओ कि प्री तक ही है बस ये एग्जाम, नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो करेगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी में दिक्कत है तो आप मेंस का इंटरव्यू नहीं पास कर सकते भाई। देखिए 3 लेवल होते हैं। प्री में आपकी चेकिंग होती है फैक्ट्स की, कि आपकी मेमोरी पावर कितनी है, आप याद कितना रख सकते हो। मेंस में आपकी चेकअप होता है किस चीज का, कि आप कितने डॉट कनेक्ट कर सकते हो, कैसे कैसे आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो, मिनिमम वर्ड में अपनी बात कैसे रख सकते हो। 250 शब्दों में, 300 शब्दों में आपको अपना पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो मिनिमम कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा बात कैसे बोल सकते हो। और इंटरव्यू में आपकी टेस्टिंग होती है पर्सनैलिटी की, कि आप किस तरह के व्यक्तित्व हो। बिलीव मी, अगर आप जो भी कह रहे हो ना कि सर मुझे ये सवाल दे दो, मुझे ये वाले नोट्स दे दो, मुझे आप कुछ भी ऐसा करके दे दो जिसमें मेरा काम आसान हो, तो आप यू आर नॉट अ हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी। दिस इज इट। आप प्री पास कर लोगे, मेंस पास कर लोगे, नहीं होने वाला आपका इंटरव्यू। यू हैव टू डेवलप समथिंग, सम ट्रेड्स इन योर पर्सनैलिटीज। आपको अपने अंदर वो चेंज लेके आने होंगे। तो पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी 50% सिलेबस कराएगी, 50% सिलेबस अदर सोर्सेज से कवर होंगे। वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या आपको पढ़ना है वो, लेकिन आप पढ़िए। जैसे कि आप फॉरेस्ट सर्वे पढ़ते हो, आप किसका पढ़ते हो फॉरेस्ट सर्वे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको देते हैं। फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ जाते हो, फिर आप शंकर आईएएस पढ़ने बैठ जाते हो एनवायरमेंट के लिए। फॉरेस्ट सर्वे में सब कुछ होता है, टाइगर की पॉपुलेशन होती है उसमें, टाइगर की पॉपुलेशन के लिए डेटा भी आता है और उसमें भी होती है। फॉरेस्ट कवर होता है हमारा पूरा का पूरा, हमारे नेशनल पार्क उसमें होते हैं, हमारी वेटलैंड सेंचुरीज उसमें होती हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसमें होती हैं। सारी की सारी चीज़ उसमें है, पर हम नहीं पढ़ना ना, हमें कोई और हमें एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो इसके लिए मैंने बता दिया आपको ज्योग्राफी के लिए। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। देखिए ज्योग्राफी, अगर ये है ना, ये बॉक्स ज्योग्राफी है, तो एनवायरनमेंट उसका एक सबसेट ही है ज्योग्राफी का। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपकी ज्योग्राफी भी कवर होगी, एनवायरनमेंट भी कवर होगा। नाउ यू कैन चूज 2 बुक्स। पहली तो है इग्नू की ये नोट्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं बाय द वे, साइट से जाके डाउनलोड कर लो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिनिमम शब्दों में मैक्सिमम बात बोलते हैं। इसके हर एक लाइन में एक फैक्ट है। एनसीईआरटी समझते हो ना, बस ये समझ लो यूजी लेवल की जो एनसीईआरटी है वो इग्नू है। जैसे एनसीईआरटी 12वीं लेवल तक होती है, पर जो यूजी पीजी लेवल की एनसीईआरटी देखनी है तो आप उसको इग्नू बोल सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप शंकर आईएएस ले लो। लेकिन शंकर आईएएस ने क्या किया है ना, नोट्स बने हैं उसके बेसिकली, जो उसने इधर उधर से कलेक्ट करके बनाए हैं, और कुछ पोर्शन को बहुत ज्यादा हैवी कर दिया है उसने। तो उसमें समझने में, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैंने क्या यूज किया था, मैंने इग्नू के नोट्स यूज किए थे। मैंने शंकर आईएएस को यूज नहीं किया था, पर आप किसी को भी कर सकते हो, आपकी वो चॉइस है। ज्योग्राफी तो खैर कवर कर ही लेगी। नाउ पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी पे आप 3 सोर्सेज हैं, 3 मेन सोर्सेज, उनमें से कोई भी एक चूज कर लेना। मेरा काम आपको सोर्स बताना है, बाकी ये सब काम आपका ही है। पहले आप सोर्स चूज कर सकते हो पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। अगर आपको इससे भी ऊपर लेवल पे जाना है तो आपको डीडी बसु भी जा सकते हो, और डीडी बसु से भी आपको ऊपर लेवल पे जाना है तो आप सीधा पॉलिटी पढ़ सकते हो भारत के संविधान से। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नाउ वेरी फनी थिंग इज, भारत के संविधान वो लोग पढ़ते हैं जो एक्सपर्ट लेवल के होते हैं। अब मैं खुद को एक्सपर्ट बोल रहा हूँ नहीं, ये मैं खुद को एक्सपर्ट नहीं बोल रहा, मैं पॉलिटी को काफी ज्यादा डीपली पढ़ा है मैंने, तो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए वर्ड को समझ सकता हूँ। जितने भी मेरे नोट्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही ड्राइव हैं, मैंने लक्ष्मीकांत से नोट्स नहीं बनाए हैं अपने। लक्ष्मी या तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज किया है या डीडी बसु का यूज किया है। अच्छा, ये एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं, तो आपको तो इसके शब्द समझ में नहीं आएंगे, तो आप तो इसको मत पढ़िएगा। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है। डीडी बसु ने क्या काम किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उसे उन बच्चों के लिए लिख दिया है डीडी बसु ने, जो यूजी और पीजी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, यूजी या फिर पीजी, उनके लिए वो नोट्स है। बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चीजें ऐड करके डीडी बसु ने किताब लिख दी, और ये यूजी पीजी वालों के लिए है जो पॉलिटिकल साइंस में ही स्पेशलिस्ट होना चाहते हैं, राइट। अब इस डीडी बसु की किताब को और छोटा कर दिया गया है लक्ष्मीकांत जी ने। आप में से कितनों को पता है लक्ष्मीकांत जो किताब है वो डीडी बसु के नोट्स हैं। डीडी बसु किताब को पढ़ने के बाद जो नोट्स बनते हैं वो लक्ष्मीकांत है। तो आप उसको पढ़ सकते हो, ये हर किसी के लिए है। अगर आपने +2 पास की है और सिविल सर्विसेज की तैयारी आप करना चाहते हो तो आप इस चीज को पढ़ सकते हो। लेकिन लक्ष्मीकांत में एक समस्या है। वो क्या समस्या है, आपके पास सबके पास ये वाली बुक होगी, ये 6th एडिशन है, 6वां संस्करण है ये। आप, मैं चाहता हूँ कि आप इस बुक को खोलें ना, जब देखिए मैं आपको ये पेज दिखा दूँ, ये मेरी खुद की किताब है जो मैंने यूज की थी। सी, यहाँ पे आप पेज नंबर देखिएगा, ये पेज नंबर आपको दिख रहा है 7.5। और इस पेज नंबर के बाद आप जरा इस पे फोकस कीजिए, इस एरिया पे।
तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि जब आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसको अगर मैं जूम करूं तो ये किताब का ये वाला पेज लक्ष्मीकांत का क्या कह रहा है कि 24 घंटे में वो भी टाइम शामिल है जब आप किसी पकड़े गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जा रहे हो, राइट। जूम करता हूँ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, INCLUDING, इंक्लूडिंग, मतलब 24 घंटे में वो भी टाइम इंक्लूड है जो आप पैसेंजर को लेके जा रहे हो। नाउ कम टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे ऑथेंटिक तो कुछ नहीं होगा, हमारे संविधान से बड़ा क्या चीज हो सकती है। अब संविधान में क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग, यानी 24 घंटे प्लस जर्नी टाइम, वो टाइम मिलता है आपको। तो जिसके पास ये किताब है, एक तो इसको करेक्ट कर लो अपनी किताब में जाके अभी, क्योंकि इसकी वजह से 3 बच्चे मेरे, मैं जानता हूँ 3 एस्पिरेंट को जिनके सवाल गलत हुए हैं सिर्फ इस एक सेंटेंस की वजह से। 7वें जो 7th एडिशन जिनके पास है वो भी चेक कर लेना एक बार, मुझे नहीं पता वो ठीक कर दिया है उन्होंने या नहीं किया है, पर अगर 7वें एडिशन में ठीक हो गया है, क्योंकि मैंने वो किताब देखी नहीं है। तो आपके पास ये 3 चॉइसेस हैं, वो मैंने आपको बता दी, लक्ष्मीकांत, डीडी बसु या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नोट्स बनाए हैं, डीडी बसु से भी बना सकते हो, पर मैं सलाह दूंगा मत बनाना। लक्ष्मीकांत सबके पास अवेलेबल है, तो लक्ष्मीकांत तो ईजी है ही, तो लक्ष्मीकांत सभी पढ़ते हैं, तो आप भी लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा। पर टॉपिक वाइज पढ़िएगा। अगेन, जैसे पहले एनसीईआरटी पढ़ी, समझ में आ गया कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या है, उसके बाद इसका एनालिसिस देखा, किस टॉपिक में से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस में से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले कौन सा पढ़ना है मुझे, ऑफकोर्स जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट, साइंस। साइंस में क्या है, यूपी पीसीएस में साइंस के 3 सब्जेक्ट होते हैं, राइट। एक तो आपका फिजिक्स, दूसरा आपका केमिस्ट्री, और तीसरा आपका बायोलॉजी। तो इसमें 50% जो पैटर्न है वो बायोलॉजी के ऊपर है, 50% सवाल बायोलॉजी में से आते हैं। अच्छा, जो सवाल है बायोलॉजी के वो कहाँ से आते हैं, वो एनसीईआरटी में से भी आते हैं, और कुछ सवाल एनसीईआरटी से नहीं आते, कुछ सवाल स्पेसिफिकली अलग से आते हैं। तो उनके लिए आपको नोट्स खरीदने पड़ेंगे या आपको कोई पीवाईक्यू की बुक लेनी पड़ेगी। पर मैं चाहता ये हूँ कि पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ें। एनसीईआरटी की एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी, बीमारियाँ होती क्यों हैं, बीमारियाँ किस किस वजह से होती हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी काम कैसे करती है, कौन कौन से पार्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में है, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। उसे होने के बाद जब आप एनसीईआरटी कवर कर लोगे, तब आप किसी भी पब्लिकेशन की पीवाईक्यू ले लेना। मैंने खुद के भी पीवाईक्यू बनाए हुए हैं। अच्छा, वो पीवाईक्यू नहीं, एक्चुअली मैंने सबके पीवाईक्यू उठाए, एक पब्लिकेशन था, मैंने उसके पीवाईक्यू उठाए, उसमें सोल्यूशन नहीं दिए हुए थे, मैंने उसमें सोल्यूशन जोड़ दिए, और उसके साथ मैंने 2-3 का और ऐड कर दिया। तो वो मेरा खुद के भी नोट्स बने हुए रखे हैं, वहां से आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। जब हम साइंस पे आएंगे तब हम उसको आपको शेयर कर देंगे। फिर उसके बाद आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सबसे बढ़िया टीचर है मुंडाल सर, इनकी जाओ नोट्स खरीद लो और पढ़ लो, बस और कुछ नहीं करना है। अब ये नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आप नहीं समझ पाओगे। कुछ के समझ में आ जाएंगे, पर मैक्सिमम के शायद ना आ पाए। तो उसके लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मत परचेज करना, बहुत महंगा है। कोई जिसपे बहुत सारे पैसे हैं वो कर भी सकता है। पर इसका सोल्यूशन क्या है, हम फ्री में एक्सप्लेन करेंगे उन सब कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, उसकी आप दिक्कत मत लेना। तो इकोनॉमिक्स के लिए तो मुन्नाल सबसे बेटर कोई नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़नी थी, मैंने मना किया था इकोनॉमिक्स की पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें जो सब चैप्टर वाइज पैटर्न दिया गया है ना इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में, वो उतना बेटर नहीं है। तो कौन सी पढ़नी है, तमिलनाडु की स्टेट एससीईआरटी। तमिलनाडु की जो इकोनॉमिक्स वाली किताबें वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, हिस्ट्री की भी किताबें काफ़ी अच्छी हैं तमिलनाडु की ना, हिस्ट्री की भी किताबें बहुत अच्छी हैं, साउथ इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छा लुक देती है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो तमिलनाडु की एससीईआरटी के साथ। नाउ यू हैव 2 चॉइसेस। मैं दोबारा से रिकैप करता हूँ, पहले तो एनसीईआरटी पढ़ो, और बार बार बोल रहा हूँ, अब तक आपको घटना चक्र नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप समझ गए अब कि क्या करना है, क्या ऐसा करना है, आपको हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी जानकारी हो गई है। उसके बाद देखो एनालिसिस, किस टॉपिक को पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और मिनिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। नंबर लाने की यही ट्रिक है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से ज़्यादा पढ़ो, जहाँ से मिनिमम क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से कम पढ़ो। जब एनालिसिस कर लिया, अब आप आ जाओ स्टैंडर्ड बुक पे। अब आपको वो बुक चैप्टर वाइज पढ़नी है, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है पहले मैं उन्हें पढ़ूंगा। जैसे हिस्ट्री शुरू करूंगा तो सबसे पहले मैं गांधी के जो मूवमेंट शुरू हैं 3, उनसे शुरू करूंगा, नेशनल मूवमेंट से। उसके बाद मैं किसी और चैप्टर पे जाऊंगा। जब ये सब कुछ कर लिया, और ये सब करते करते ना आप इनके टॉपिक वाइज टेस्ट भी देते रहो। टॉपिक वाइज देने हैं, चैप्टर वाइज मत देना, टॉपिक वाइज देना। इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ बार 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 बार, टॉपिक वाइज टेस्ट देना। हमने जब आरओ की टेस्ट सीरीज बनाई है ना, आरओ की टेस्ट सीरीज में बनाते हुए हमारे पास कम दिन थे, राइट, तो हमने टॉपिक को वाइज टेस्ट बनाई। उसके बाद भी हम सब टॉपिक वाइज भी जा सकते थे, जो हम पीसीएस की टेस्ट सीरीज में सब टॉपिक वाइज ही जाएंगे, ताकि आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाए और एग्जाम आपके बहुत अच्छे नंबर लेके आओ आप एग्जाम में।
अब जब आपने स्टैंडर्ड बुक भी कंप्लीट कर ली है, सब कुछ कर लिया, अब क्या करेगा, फोर्थ स्टेप आपका क्या होगा, आप घटना चक्र उठाओ, इसको 3 बार रिपीट करो और आपका प्री हो जाएगा पास। ये सब कर लो, प्री पास हो जाएगा आपका, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही वो 5 बुक थे। हमने भी इन 5 बुक को ही पढ़ा था, काफ़ी अच्छे नंबर थे प्री में 2024 वाले। और जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने भी यही बुक पढ़ी है, सभी यही बुक पढ़ते हैं, लेकिन बुक पढ़ने का एक तरीका है, राइट? वो तरीके भी हम धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतनी भी रखनी नहीं है। तो लेट्स सी, हम जब नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करते हैं अदर टॉपिक्स का, तब मिलते हैं आपसे।